everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I'm Neha, your polity teacher, and in today's video, we are going to discuss about the Council of Ministers of State. हम आज Council of Ministers की बात करेंगे, लेकिन स्टेट के कंटेक्स्ट में दो तरीके के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे, और दूसरे स्टेट के कंटेक्स्ट में क्योंकि हमारे इंडिया में हमें फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, फेडरलिज्म का कंसेप्ट देखने को मिलता है, जिसके कारण हमारे देश में हमें डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलता है। कुछ पावर सेंटर को प्रोवाइड की जाती हैं, यूनियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाती हैं, वहीं कुछ पावर्स और अथॉरिटीज़ स्टेट गवर्नमेंट्स को भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स के बारे में, मतलब स्टेट के कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं या फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या होते हैं, तो ये एक तरीके का ग्रुप होता है। बेसिकली कुछ लोगों को मिला के एक ग्रुप तैयार किया जाता है जो कि उस पर्टिकुलर राज्य या फिर उस पर्टिकुलर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे हम एक स्टेट के एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए महाराष्ट्र के स्टेट की यहाँ पे बात हो रही है, तो महाराष्ट्र के स्टेट में एक ग्रुप ऑफ पीपल का फॉर्मेशन किया जाएगा, एक लोगों के समूह का फॉर्मेशन किया जाएगा, और वो समूह उस राज्य यानी कि महाराष्ट्र के गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वहाँ की जो गवर्नेंस है, जो सरकार है, वो सही तरीके से कार्य करे, जो नीतियाँ हैं उनका फ़ायदा सभी सिटीजन्स को, सभी नागरिकों को मिले। इस तरीके की बातों का ध्यान यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका इम्प्लीमेंटेशन और लेजिस्लेचर का काम भी हमें स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का देखने को मिलता है। They act as the real executive authority of the state, aiding the governor in executing constitutional duties। अब देखिए भाई, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये सच में एकदम असली एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं। यही एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं हमारे स्टेट यानी कि हमारे राज्य की। देखिए, क्योंकि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरी जवाबदारी होती है कि अगर हमारे राज्य में कोई नई नीति आई है, कोई नया बोलना चाहिए एक नया एक्ट आया है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराना है, उस चीज़ का मान लीजिए कोई पॉलिसी का इंट्रोडक्शन हुआ है, तो उस चीज़ का फ़ायदा हमारे राज्य के, हमारे स्टेट के सभी सिटीजन्स को बराबरी से मिले, या फिर कोई और तरीके का जो एक्ट है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया है हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में, तो उस चीज़ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से हो, उस चीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाए, इस चीज़ का ध्यान हमारे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो हमारे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये गवर्नर को भी एडवाइस करते हैं, गवर्नर को भी सलाह मशवरा देने का कार्य करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट फंक्शंस अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर हु सर्व्स एज इट्स हेड। अब देखिए, यहाँ पे हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं हमारे स्टेट के, उनके हेड हमें देखने को मिलते हैं चीफ मिनिस्टर। जब हम सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर्स की बात करते हैं, सेंट्रल लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं, तो उनके हेड हमें प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम स्टेट के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो यहाँ पर हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो हेड होते हैं वो हमारे चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री देखने को मिलते हैं। आगे बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की कि भाई आखिर हमारे संविधान में ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ड्यूटीज़, फंक्शंस एंड जो भी टेन्योर होता है, ये सारी ही बातों को बताते हैं। So, the structure and functioning of Council of Ministers are outlined in Article 163 and 164 of Indian Constitution। हमारे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर होता है, वो हमें आर्टिकल नंबर 163 एंड आर्टिकल नंबर 164 में देखने को मिलता है। आर्टिकल नंबर 163 हमसे बोलता है कि हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को स्टैब्लिश करना है। बेसिकली एक ऐसा ग्रुप बनाना है लोगों का जो कि क्या करेगा, गवर्नर को एडवाइस प्रोवाइड करने वाला है, गवर्नर को सजेशंस प्रोवाइड करने वाला है। बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका मेन मोटिव जो होगा, एग्जीक्यूटिव तो है ही, वो ऑफ कोर्स पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। उसके साथ साथ आर्टिकल 163 जो बोलता है कि हाँ इन्हें क्या करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक मुख्य कार्य होगा, वो ये होगा कि ये गवर्नर को एडवाइस देंगे, गवर्नर को सजेशंस प्रोवाइड करेंगे जब भी उन्हें ज़रूरत होगी, या फिर किसी भी कार्य को लेके, किसी भी वर्क को लेके, फंक्शंस को लेके, ड्यूटीज़ को लेके यदि गवर्नर को सलाह की ज़रूरत है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वहाँ पे उन्हें एडवाइस या फिर सजेशंस प्रोवाइड करने वाले हैं। देन इसके बाद आर्टिकल 164 हमसे क्या बोलता है, आर्टिकल 164 डिस्क्राइब्स द अपॉइंटमेंट,
टेन्योर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स। आर्टिकल 164 हमें बताता है कि हमारे जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनका अपॉइंटमेंट कैसे होने वाला है, उनका जो टेन्योर है मतलब टाइम पीरियड है वो क्या रहने वाला है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली हैं, क्या जिम्मेदारियाँ रहने वाली हैं संविधान के प्रति, अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के प्रति। ये सारी ही बातें हमें आर्टिकल 164 में देखने को मिलती हैं। देन अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ, सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो हमारे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इन्हें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण। अगर देखिए सबसे पहला जो है वो है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, तीसरा है डेप्टी मिनिस्टर। अब इन तीनों में ही क्या डिफरेंस है, तीनों की ही क्या अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, क्या अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, इनके पास बहुत सारे मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत क्रूशियल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, फाइनेंस या फिर एग्रीकल्चर। जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होंगे जो कि काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी स्टेट की फंक्शनिंग में, किसी स्टेट की गवर्नेंस में, वो सारे ही इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट्स होंगे वो हमें कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास देखने को मिलेंगे। जैसे कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, फाइनेंस यानी कि यहाँ पे पैसों की बात हो रही है, वित्तीय बात हो रही है, उसके बाद एग्रीकल्चर की बात यहाँ पे देखने को मिलती है हमें। दे आर द मोस्ट सीनियर मेंबर्स एंड मेक की पॉलिसी डिसीजंस। अब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा ही सीनियर मेंबर्स होते हैं और यही डिसाइड करते हैं कि भाई पॉलिसीज़ जो हैं उनको लेके किस तरीके की डिसीजन मेकिंग करी जाएगी, या फिर किस तरीके के पॉलिसी चेंजेस या फिर किसी भी तरीके का जो बदलाव है उसे किस तरीके से किया जाएगा, उसका जो एक फाइनल डिसीजन होता है ना वो यही कैबिनेट मिनिस्टर्स लेते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स आई होप आपको समझ आए होंगे। कैबिनेट मिनिस्टर्स काफ़ी सीनियर मिनिस्टर्स होंगे और इनके पास जो पोर्टफोलियो या फिर जो डिपार्टमेंट होंगे वो भी काफ़ी बड़े बड़े होंगे, काफ़ी क्रूशियल डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस और एग्रीकल्चर। आगे बात करेंगे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के बारे में। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो होते हैं ना वो कुछ छोटे मोटे पोर्टफोलियोज़ को हैंडल करते हैं, छोटे तो नहीं बोलूँगी बट हाँ इन पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, फाइनेंस हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, इनके कंपैरिजन में थोड़े छोटे जो पोर्टफोलियोज़ होते हैं उनको मैनेज करते हैं हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को उनके कार्य में असिस्ट करते हैं, उनके कामों में मदद करवाते हैं, क्योंकि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास काफ़ी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, फाइनेंस या एग्रीकल्चर। तो इनमें जो काम होता है, जो कार्यभार होता है, वर्कलोड होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इन कैबिनेट मिनिस्टर्स को किसी तरीके की अगर ज़रूरत पड़ती है मदद की, हेल्प की, असिस्टेंस की, तो यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हैं वो यहाँ पे इन लोगों की मदद करने वाले हैं, इन्हें अपने कार्यों में असिस्ट करने वाले हैं। अगली मैं बात करना चाहूँगी डिप्टी मिनिस्टर्स की। अब जो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर काम करते हैं या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के अंडर काम करते हैं टू मैनेज स्पेसिफिक एरियाज विद देयर डिपार्टमेंट। अब जो डिप्टी मिनिस्टर्स होंगे ना ये या हमारे या तो कैबिनेट मिनिस्टर्स या फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के अंडर काम करेंगे और इन्हें कोई स्पेसिफिक एरियाज बता दिया जाएगा कि हाँ भाई इस एरिया में आपको काम करना है, इस एरिया में आपको काम करना है। बेसिकली इन्हें कुछ मेजर काम होंगे, कुछ मेजर डिपार्टमेंट्स होंगे जो सौंप दिए जाएंगे किसके द्वारा, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा कि भाई हाँ आप डिप्टी मिनिस्टर हैं तो हम आपको ये कार्य देते हैं, ये एरिया देते हैं, आप इस एरिया में काम कीजिए, आप इस रीजन में काम कीजिए, आप इस डिपार्टमेंट में अपना कार्य जो है वो कंप्लीट कीजिए। तो बेसिकली देखिए सबसे टॉप पे सबसे ज़्यादा बोलना चाहिए सीनियर मोस्ट कौन होगा, कैबिनेट मिनिस्टर। इनके पास जो मिनिस्ट्री होंगी या फिर जो डिपार्टमेंट्स होंगे वो भी काफ़ी बड़े बड़े देखने को मिलेंगे आपको। फिर आते हैं हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो कि सेकेंड नंबर की पोजीशन को होल्ड करेंगे एंड इनके खुद के कुछ पोर्टफोलियोज़ होंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अपने पोर्टफोलियोज़ को संभालने के साथ साथ ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी हेल्प करने वाले हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी उनके कार्यों में, उनके कामों में असिस्ट करने वाले हैं। फिर इसके बाद हमने देखा डिप्टी मिनिस्टर जो कि थर्ड नंबर की और सबसे लास्ट नंबर की पोजीशन जो है उन्हें गेन करते हैं एंड जो डिप्टी मिनिस्टर्स होंगे ना वो हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स दोनों के ही अंडर में काम करेंगे और ये दोनों ही मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स इन्हें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट डिसाइड कर देंगे कि हाँ आपको इस डिपार्टमेंट में काम करना है, आपको इस जगह पे काम करना है एंड ये इनके अकॉर्डिंग सारे कामों को परफॉर्म करेंगे, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। उम्मीद करती हूँ
ये तीनों ही तरीके के कंपोजिशंस आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। अब मैं बात करना चाहूँगी हमारे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर की। अगर मैं बात करूँ इनके अपॉइंटमेंट की, तो इनका अपॉइंटमेंट कराया जाता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, टिपिकली द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सॉरी, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो तो गवर्नर के द्वारा होता है, माय मिस्टेक। यहाँ पे जो गवर्नर होते हैं वो अपॉइंटमेंट करते हैं सारे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड इनके जो हेड होते हैं जिन्हें हम चीफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं उनका, इन दोनों का ही अपॉइंटमेंट हमारे गवर्नर करते हैं। सबसे पहले गवर्नर अपॉइंटमेंट करते हैं चीफ मिनिस्टर का। अब कौन इंसान ऐसा है, कौन ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं, तो बेसिकली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर होते हैं, गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। Yeah, sorry for the disturbance. Let's continue. So I was saying is that कि गवर्नर्स जो होते हैं वो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, एंड जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो यूजुअली किसी भी मेजॉरिटी पार्टी के हेड होते हैं। और अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है दोनों पार्टीज़ में से, या फिर जितनी भी पार्टीज़ हैं रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनमें से किसी को भी यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो देन उस कंडीशन में फॉर्मेशन होता है कोलिशन गवर्नमेंट का। कोलिशन गवर्नमेंट की अगर मैं हिंदी में बात करूं तो गठबंधन की सरकार बोला जाता है, जहां पे एक से दो या फिर दो से ज़्यादा पार्टीज़ जो होती हैं आपस में मिलके सरकार बनाती हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करती हैं। तो उस कंडीशन में भी जो कोलिशन गवर्नमेंट का हेड होगा या फिर मेजॉरिटी पार्टी का जो हेड होगा, उन्हीं को चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नर जब चीफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं तो चीफ मिनिस्टर हमारे गवर्नर को सजेस्ट करते हैं, यहाँ पे एडवाइस देते हैं कि सर मैं चाहता हूँ कि आप इन लोगों को, इन पर्टिकुलर मेंबर्स को हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पोस्ट प्रोवाइड कीजिए। मान लीजिए जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जिन्हें उन्होंने खुद ने चुना है, वो अपने दिल से चाहते हैं कि इन लोगों को मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पोस्ट दिलवाऊं और इन लोगों को मैं अपने साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रखूं, ताकि ये लोग बेहतर तरीके से मेरे साथ हमारे स्टेट की प्रोग्रेस में हेल्प करा सकें। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपने अकॉर्डिंग किसी को भी चाहें उनकी पार्टी में से तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पोस्ट दिलवा सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनवा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं वही गवर्नर को सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप इन लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाइए। एंड जो गवर्नर होते हैं हमारे स्टेट के, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही चुनते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं गवर्नर हूँ और आप चीफ मिनिस्टर, आपने मुझसे बोला कि मैं पर्टिकुलर पर्सन ए, बी और सी को चाहता हूँ कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएं, तो मैं बीइंग अ गवर्नर आपकी बात सुनूंगी और पर्टिकुलर पर्सन ए, बी और सी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दूंगी। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। देन द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। अब यहाँ पे जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, इनका टाइम पीरियड ऐसा कोई डिसाइड नहीं होता। जब तक हमारे गवर्नर चाहते हैं तब तक हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, बट दिस डिपेंड्स ऑन मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पर इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर आपको 30 सालों तक हटा नहीं रहे हैं पोस्ट से। गवर्नर आपको 30 सालों तक चाहते हैं कि आप 30 सालों तक यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने रहें, तो ऐसा कुछ होगा जी नहीं। आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि आपके पास मेजॉरिटी हो। कॉन्फिडेंस मतलब मेजॉरिटी ही समझिए आप एक तरीके से आसान भाषा में, कि अगर आपके पास स्टेट लेजिस्लेचर में आपकी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी है या फिर आपकी कोलिशन गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है, तब तक तो आप यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पोस्ट को एंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि फिर हर 5 सालों में इलेक्शन का तो कंसेप्ट होता ही है। लेकिन अगर उन 5 सालों के बीच में आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी को खो देती है, कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है, देन उस कंडीशन में आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पोस्ट होती है वो भी छिन जाती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने रहना है तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी मेजॉरिटी, या फिर आपकी जो कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन वाली पार्टी है, उसकी मेजॉरिटी है, जो उसका कॉन्फिडेंस है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बरकरार रहे, चलता रहे। देन अगर मैं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कंटेक्स्ट में, तो यहाँ पे इनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है वो होती है पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन करना। मतलब हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो हमारी अलग अलग नीतियाँ हैं, नई नई पॉलिसीज़ हैं,
हमारे सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, हमारे नागरिकों के भले के लिए, ताकि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो प्रोग्रेस कर सकें, हमारी जो स्टेट है वो डेवलपमेंट की ओर जा सके। इस तरीके की अच्छी अच्छी नीतियों की और पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन की जो ज़रूरत होती है ना, जो रिक्वायरमेंट होती है, उसे फुलफ़िल करते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उनकी ड्यूटी होती है कि वो इन नीतियों को अच्छी तरीके से, बोलना चाहिए, डिज़ाइन करें, ड्राफ्ट करें और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने प्रस्तुत करें। और जब ये चीज़ वहाँ से पास हो जाती है, स्टेट लेजिस्लेचर से पास हो जाती है, तो ये इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन भी सही तरीके से हो। यदि आपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए कोई पॉलिसी का इंट्रोडक्शन किया, तो उस पॉलिसी का जो फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, वो सभी लोगों को बराबरी से मिले। इसके बाद हमने दूसरा यहाँ पे रोल देखा, लेजिस्लेटिव रोल। अब ये जो लेजिस्लेटिव रोल है वो क्या है? दे प्रेजेंट बिल्स, अप्रूव बजट एंड एड्रेस इशू इन द लेजिस्लेचर। अब जो हमारे बिल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के प्रस्ताव होते हैं, वो भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही प्रस्तुत करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। उसके अलावा स्टेट्स का भी अपना एक बजट होता है कि साल भर हम इस बजट को लेके कार्य करने वाले हैं, इस हिसाब से हमने इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए इतना बजट डिसाइड किया है, इतना पैसा डिसाइड किया है। ये सारी ही बातें भी हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में ही डिस्कस होती हैं स्टेट के कंटेक्स्ट में। तो हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे जो बजट है ना, उसे अप्रूव करने का भी काम करते हैं कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है वो जिस बजट को प्रस्तुत कर रही है, जिस बजट का यहाँ पे प्रस्ताव रखा जा रहा है, उसे अप्रूवल करने वाले भी लोग कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के दो काम देखे हमने। पहला तो नीतियों का इंट्रोडक्शन भी यही कर रहे हैं, और उसके बाद इन चीज़ों का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी यही लोग कर रहे हैं। मतलब दोनों ही काम कौन कर रहा है यहाँ पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रोल देखने को मिला। किस तरीके से? दे ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। अब जो इन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, अलग अलग पोर्टफोलियोज प्रोवाइड किए जाते हैं, ये उस चीज़ पे भी ध्यान देते हैं, उस चीज़ पे भी कार्य करते हैं। मान लीजिए किसी को एजुकेशन का डिपार्टमेंट मिला, किसी को फाइनेंस का डिपार्टमेंट मिला, तो ये अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट पे ध्यान देंगे, इस चीज़ का पूरी कोशिश करेंगे कि इनके जो डिपार्टमेंट हैं वो सही तरीके से कार्य करें, इनके डिपार्टमेंट में किसी भी तरीके का नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल काम हमें देखने को ना मिले, किसी भी तरीके का, बोलना चाहिए, इलीगल काम नहीं चल रहा हो, सारी चीज़ें सही तरीके से परफॉर्म हो रही हैं। इन सभी बातों का ध्यान कौन रखने वाला है? यहाँ पे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रखेंगे। इसके बाद इनका एक एडवाइजरी रोल भी हमने देखा कि भाई इनके पास एडवाइस देने की भी ताकत है। ये एडवाइस भी दे सकते हैं, वो भी किसे? डायरेक्ट गवर्नर ऑफ स्टेट को, जिसे जो कि हमारे गवर्नर ऑफ स्टेट जो होते हैं, जो सबसे एक, बोलना चाहिए, हाईएस्ट पोस्ट होती है किसी भी स्टेट के कंटेक्स्ट में, उन्हें एडवाइस देने का, सजेशंस देने का अधिकार जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रदान किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट द काउंसिल इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग एंड प्रेजेंटिंग द स्टेट बजट। अब जो हमारे स्टेट का बजट होगा उसे ड्राफ्ट भी यही लोग करेंगे, एंड स्टेट लेजिस्लेचर में उसका रिप्रेजेंटेशन भी, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के सामने उस पर्टिकुलर बजट को यही लोग प्रस्तुत करने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं। फिर इसके बाद इनकी कुछ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। किस तरीके की? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑपरेट ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। दिस मीन्स ऑल मिनिस्टर्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजन मेक बाय द काउंसिल। देखिए, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है, किसी तरीके के बिल की प्रस्तुति हुई है, या फिर मान लीजिए किसी अमेंडमेंट एक्ट की बात यहाँ पे की जा रही, सॉरी, बिल की बात की जा रही है, तो उस बिल या फिर उस अमेंडमेंट को प्रस्तुत करने के बाद आगे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, चाहे वो स्टेट की जो सिटीजन्स हैं उस चीज़ को, उस पॉलिसी को पसंद करें या नापसंद करें, उस चीज़ की बड़ाई हो या फिर बुराई हो, दोनों की ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरा तो पहले से ही मन नहीं था कि ये पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो, मुझे तो मजबूरी में वोट करना पड़ा क्योंकि मैं भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा हूँ। जी नहीं, अगर वहाँ पे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं तब भी आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और यदि भविष्य में उस चीज़ को लेके कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं तब भी आप उस चीज़ के लिए बराबरी के जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा हैं। देन इफ असेंबली पासिस अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल, ऑन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर मस्ट रिज़ाइन। अगर असेंबली ने, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया जाता है, मतलब कि
बेसिकली जो अपोजिशन पार्टी है वो बोलती है कि सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, या फिर ऐसा कोई समय आता है जबकि आपके सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं बचती है, आपके जो MLA होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो एंड टाइम पे अचानक से आपकी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, किसी दूसरी पार्टी के लीडर को या फिर मेंबर को सपोर्ट करने लगते हैं, अपना सपोर्ट आपकी तरफ से हटा के किसी दूसरी पार्टी की तरफ कर लेते हैं। उस कंडीशन में स्टेट लेजिस्लेचर में होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। और अगर उस समय ये बात तय हो जाती है कि आपकी जो पार्टी है उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, आपकी पार्टी के मैक्सिमम लोग आपकी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जा चुके हैं, किसी दूसरी पार्टी या फिर दूसरी पार्टी के लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं, देन उस कंडीशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर सबको रिज़ाइन देना पड़ेगा, सबको वहीं पे अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा एक एग्जाम्पल हमें 2019 के जब इलेक्शंस हुए थे स्टेट लेजिस्लेचर के मध्य प्रदेश में, उसके बाद देखने को मिला। कुछ समय बाद ही एक्चुअली 2019 में जब मध्य प्रदेश में इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस का रिजल्ट आया था, तो कमलनाथ सरकार बनी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी मध्य प्रदेश में। लेकिन कुछ समय बाद ही देखा गया कि वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर में नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया गया, जिसमें ये पाया गया कि कमलनाथ सरकार के बहुत सारे MLA जो हैं वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर चुके थे, जिसके कारण मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई। उसके कारण इसके ही चलते कमलनाथ को और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ा, जिसके कारण कुछ टाइम बाद ही मध्य प्रदेश में नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, नई गवर्नमेंट ने अपना रूप धारण किया। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि अगर आपके गवर्नमेंट को रिज़ाइन देने की बात हो रही है, आपके चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलके आपको भी वहाँ पे रिज़ाइन करना पड़ेगा, आपको भी अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। देन इसके बाद मैं अकाउंटेबिलिटी की बात करूँ, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर अकाउंटेबल होते हैं। ये कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी फंक्शन करेंगे, कोई भी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे, उसके लिए इन्हें जवाब देना पड़ता है। कहाँ पे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। मिनिस्टर्स कैन बी क्वेश्चन्ड और क्रिटिसाइज्ड और हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजंस एंड एक्शंस। अब आपके पास मान लीजिए आप कोई एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं और आपको मैंने जो एजुकेशन है उसकी पोर्टफोलियो या फिर उसका डिपार्टमेंट दिया हुआ है, लेकिन अब पता चलता है कि आपके यहाँ के एजुकेशन में जो है 10-12 का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा नहीं आया, बहुत सारे बच्चे फेल हुए, बहुत सारे बच्चों का जो रिज़ल्ट था वो ख़राब हुआ, तो उसके कारण कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली, कई बच्चे डिप्रेस्ड हो गए। इस तरीके की न्यूज़ निकल के आ रही है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि भाई आप एजुकेशन के डिपार्टमेंट को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप कैसे संभाल रहे हैं पूरा पोर्टफोलियो, कि आपके रहते हुए यहाँ पे बच्चे इतने फेल हो रहे हैं, बच्चों का रिजल्ट इतना ख़राब हो रहा है, आप कैसे मिनिस्टर हैं, आप किस तरीके का काम कर रहे हैं। तो हम आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, हम आपको सवाल पूछ सकते हैं और हम आपको ज़िम्मेदार भी ठहराएंगे। अगर आपके डिपार्टमेंट में, आपके पोर्टफोलियो में कोई काम सही तरीके से नहीं हो रहा है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको रिस्पॉन्सिबल करार किया जाएगा कि सर आप जो है अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आप सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने के साथ साथ आप सिर्फ और सिर्फ पावर्स को एंजॉय नहीं करते, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे भार होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। अब मैं बात करूंगी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं द चीफ मिनिस्टर प्लेस अ पाइवोटल रोल एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर। देखिए, अब यहाँ पे हमारे जो चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं, मुख्यमंत्री होने वाले हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर के बीच में एक लिंक यानी कि एक ब्रिज का काम करेंगे। यदि गवर्नर को कोई अपनी बात रखनी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, अपनी कोई राय पेश करनी है, तो वो चीफ मिनिस्टर से डिस्कस करेंगे, चीफ मिनिस्टर तक वो बात पहुँचाएंगे कि सर आप आगे जाके ये बात गवर्नर्स तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक पहुंचा दीजिएगा। वहीं अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चीफ मिनिस्टर को गवर्नर को कोई एडवाइस देनी है, कोई सलाह मशवरा देना है, कोई सजेशन देना है, तो वो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर सर को बोलेंगे कि सर हम आपको ये एडवाइस देना चाहते हैं कि आप प्लीज़ आगे चल के गवर्नर सर को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिएगा। बेसिकली अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को गवर्नर से बात करनी है तो वो किसके द्वारा होगी? चीफ मिनिस्टर के द्वारा। और वहीं
यदि हमारे गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से बात करनी है, कोई डिस्कशन करना है, तो वो डिस्कशन भी किसके द्वारा होगा? हमारे चीफ मिनिस्टर के द्वारा। इन सिचुएशंस वेयर नो पार्टी सिक्योर्स अ मेजॉरिटी, द गवर्नर एक्सरसाइजेस discretionary powers to appoint the chief minister and form the council of minister। अब देखिए, मान लीजिए किसी राज्य में इलेक्शंस हो चुके हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या है, बराबरी के वोट मिल चुके हैं, कोई भी जीतता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। देन उस कंडीशन में गवर्नर ऑफ स्टेट जो होते हैं, उनके पास ये पावर होती है कि वो अपने मर्जी से किसी को भी जो चीफ मिनिस्टर है वो चुन सकते हैं, किसी भी एमएलए को, किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चीफ मिनिस्टर की पोस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ वो जिसे चाहें उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बना सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पोस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उस कंडीशन में आप गवर्नर से ये सवाल नहीं कर सकते कि आपने इन्हें ही जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्यों बनाया, या फिर इन्हें ही चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फॉर्मेशन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे मेजर आर्टिकल्स होते हैं जो कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। देखिए, अगर आप सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को साथ में लेके पढ़ेंगे, दोनों का एक तरीके से कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, तो दोनों ही याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल पे गवर्नर, सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल लेवल पे हमारी सेंट्रल जो बोलना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, और वहीं हमारी स्टेट लेवल पे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तीनों के जो पावर्स फंक्शंस होते हैं ना, अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, बस एक डिफरेंस होता है कि वो सारे ही सेंटर लेवल पे होते हैं एंड स्टेट के कंटेक्स्ट में ये स्टेट लेवल पे देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, आपको सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और मैं आज आपसे एक सवाल फिर से पूछना चाहूँगी, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वट एवर योर रिस्पेक्टिव स्टेट इज़, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपके स्टेट के गवर्नर का क्या नाम है, आपके स्टेट के गवर्नर कौन है। आई रियली वांट टू नो कि आपको अपने गवर्नर का नाम याद भी है या नहीं। एंड टिल देन, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक please do like the video, share the video and subscribe to our channel. Till then, stay healthy and stay happy. Thanks for watching.